the class. Your practical is supposed to be on tomorrow, right? And it's supposed to be from 3:30 to 5:30. So पहले आपका बायोसाइक का रिविजन होना था कल from 10 to 4:30, but that will be postponed more or less. आपको फाइनल मैसेज आ जाएगा, कल नहीं होगा. आपका प्रैक्टिकल 3:30 से 5:30 होगा जो टाइम दिया गया है, वो आगे पीछे नहीं होगा. तो याद से ध्यान से अपना प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना. रिविजन क्लासेस जैसी होंगी वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है. पहले इट वॉज शेड्यूल फॉर टुमारो, बट आई डोंट थिंक इट विल बी हैपनिंग टुमारो. वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट. आपको जैसा होगा मैसेज बता दिया जाएगा, ठीक है. एंड सो ऑल्सो आज की क्लास में हमें यूनिट 4 कवर करना था, बट एज इज हैज हैपेंड इन द अदर 2 sections that are taught, it's not possible to cover everything with the accurate amount of detail जितना हमें चाहिए. तो I will be covering about half of the unit. खुसफुस क्यों सुनाई दे रही है अभी मुझे? 40 मिनट की क्लास है, ले लीजिए. उसके बाद तो फिर आपका जी, फिर तो खत्म है क्लासेस. जितनी बात करना है उसके बाद बात करिए. क्लास में रहना है तो शांति से बैठ के जो मैं बताया जा रहा है एंगेज करिए क्लास के साथ. नहीं सुनना है क्लास के बाहर जा सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज कि यूनिट 4 इज अ प्रिटी लार्ज यूनिट. एक क्लास में पॉसिबल नहीं है. सो अबाउट हाफ ऑफ द यूनिट आई विल बी कवरिंग एंड हाफ ऑफ द यूनिट विल बी कवर्ड इन योर रिविजन क्लास विच विल हैपन आइदर टुमारो. तो नहीं लग रहा है मुझे हो रही है, जब भी होगी बिफोर 20th इट विल हैपन एंड इट विल बी कवर्ड इन उसी क्लास में. ऑनलाइन होगी बच्चे. रिविजन क्लास विल हैपन ऑनलाइन अगर किसी को भी डाउट है उस बारे में. एनीवे, सो about half of the unit will be covered in that class, so I would highly suggest कि आप रिविजन क्लास भी अटेंड करें. And also for those people जिन्होंने बीच में एडमिशन लिया था, and there were some students who took admission towards the end of November. So for those people also please do attend the revision class. revision class में सारे units करेंगे हम, at least major जो भी parts हैं उन chapters के और units के, that will be covered in your revision class. Anyway, so those were some announcements. बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा था कि रिविजन क्लास और आपका प्रैक्टिकल क्लैश कर रहा है, डोंट वरी अबाउट इट. फोकस ऑन द प्रैक्टिकल. रिविजन क्लास तो आपके हो ही जाएगी एंड जब भी होगी इट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, सो यू विल हैव एक्सेस टू दोज क्लासेस रिगार्डलेस जब भी हो रही हैं. फोकस ऑन योर प्रैक्टिकल. गिव द प्रैक्टिकल फ्रॉम 3:30 to 5:30 बिकॉज इट विल नॉट हैपन अगेन. उसका एक ही डेट असाइंड है. आपका IA इज डिफरेंट. वो आपके हफ्ते भर या 2 हफ्ते भर का आपको एक फ्रेम दिया जाएगा, तब आप कर सकते हैं. प्रैक्टिकल ओनली हैपन्स ऑन 1 day विद इन दैट 2 hour का फ्रेम, ठीक है. तो वो मिस मत करिए, वो दीजिए आराम से. कॉग्निटिव का है, किसका है आपका IA कल? कॉग्निटिव. और IOP का कब है? 18, ठीक है. तो इन डेज पे तो आपका रिविजन क्लास नहीं होगा, जो भी आपके शेड्यूल थे या नहीं थे. उसके अलावा यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली. ओके, सो लेट्स बिगिन विद एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका यूनिट 4 है. सो एंडोक्राइन सिस्टम समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज कैसे हो रहे हैं. सो जैसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे, यू रिमेंबर हम लोग ने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ा था. वी स्टडीड न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर डिसाइड होता है डिपेंडिंग ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर. सो हार्मोन्स हैव अ सिमिलर फंक्शन, बट हार्मोन्स आपके क्या है, ब्लड स्ट्रीम और ऑर्गन से रिलेटेड है रादर दैन आपके न्यूरॉन्स एंड नर्व्स, ठीक है. आपके न्यूरोट्रांसमीटर इज ट्रांसपोर्टिंग थ्रू योर नर्वस सिस्टम, बट जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी एज अ लार्जर होल. अब ये हार्मोन्स आर रिलीज बाय 2 types ऑफ ग्लैंड्स. एक होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, DUCT डक्ट, और डक्ट ग्लैंड्स. सो डक्टलेस ग्लैंड्स आर द वन जिनमें डक्ट्स ये प्रेजेंट नहीं होते और आपके हार्मोन्स डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं. दे आर डायरेक्टली रिलीज इनटू योर ब्लड. जो डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, so ducts are basically these tubules running from your glands to the target organ. ducts को हम नलिकाएं भी कहते हैं हिंदी में, नलिका. so basically it's like a
narrow tubule which is transporting your hormones. जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डक्टलेस ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, कोई भी डक्ट वाले ग्लैंड्स नहीं होते हैं सब इस सिस्टम में. जो भी डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं एक्सोक्रीन सिस्टम में, जो कि आपके स्वेट ग्लैंड्स और कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, हमेशा डक्टलेस ग्लैंड्स की बात हो रही है, यानी कि आपके जो भी हॉर्मोन्स आर गेटिंग रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. क्लियर इनफ? ठीक है. तो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स जिसमें हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं टू रेगुलेट योर बॉडी फंक्शनिंग थ्रू डक्टलेस ग्लैंड्स. अब इन हॉर्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो वी शुड ऑल्सो नो अबाउट किस किस टाइप के हॉर्मोन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो बेसिकली उनका फंक्शन क्या है. तो जो फंक्शन है वो तो हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के साथ पढ़ेंगे, बट एक बार टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ हॉर्मोन्स को भी देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर. सो दो टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी, दो टाइप के हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी में. फर्स्ट इज कॉल्ड अ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, सेकेंड इज कॉल्ड नॉन स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. अब इनमें फर्क होता है इनके केमिकल स्ट्रक्चर का. तो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और मोर एक्यूरेटली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इन पेप्टाइड्स. ठीक. तो जो आपके स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं ये अमीनो एसिड से बने होते हैं एंड दे आर वाटर सॉल्युबल. और आपके जो नॉन स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ lipids, primarily cholesterol, and they are soluble in fat. So your steroid hormones और नॉन स्टेरॉइड हार्मोन में अगर फंक्शन की तरफ से हम देखें तो ये डिफरेंस होगा कि आपके जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. दे कैन परमिएट द सेल मेम्ब्रेन, और वो डायरेक्टली सेल बॉडी में जाके एक्ट करते हैं या सेल बॉडी में जाके अपने आप को बाइंड करते हैं. जब नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो दे कैन नॉट एंटर योर सेल मेम्ब्रेन, दे अटैच देमसेल्व्स टू द बाउंड्री ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी टॉक्ड अबाउट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें जाके वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड कर लेते हैं, वैसे ही हॉर्मोन्स की जब बात करते हैं उनके भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन. ठीक. दैट इज हाउ इट्स लाइक फिजिकली कैसे फंक्शन कर रहा है, फिजियोलॉजिकली हॉर्मोन्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं आपके बॉडी में और कैसे फंक्शन कर रहे हैं. सिंस दीज हॉर्मोन्स आर बीइंग डायरेक्टली एक्सक्रीटेड इन योर ब्लड, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इज स्लोअर. पहले तो ये स्लोअर होगा, इफ इट वॉज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द डक्ट्स और वेसल्स तो जल्दी होता, बट सिंस ब्लड में हो रहा है तो इट इज स्लोअर. ऑल्सो इट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम if it as compared to if it was being transmitted to ducts. तो it is slower and it is more global word use करेंगे हम यहाँ पे, मतलब larger area of effect. So it is slower in transportation, it has a longer duration of period for which it has time to act, and it is more global in its effect. So that is the introduction for your endocrine system. हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स क्या होते हैं. अब इसके बाद ही लेट्स फोकस ऑन हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एक्चुअली क्या है. आपके सिलेबस में 4 ग्लैंड्स हाईलाइटेड है, अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें क्लियरली मेंशन्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स एंड थायराइड ग्लैंड. ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो क्वेश्चंस आप इन्हीं से एक्सपेक्ट करिएगा, लेंदी डिटेल्ड क्वेश्चंस. उसके अलावा देयर आर अ फ्यू ग्लैंड्स. आपका पैनक्रियास होता है, आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड होगा और आपका पीनियल ग्लैंड होगा. ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, सो मैं तो अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी इन पे, बट लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस यूनिट वी विल ऑल्सो टच अपॉन कि इनके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं और मेजर हॉर्मोन्स क्या होते हैं, बट बहुत डिटेल में नहीं करेंगे. डिटेल में हम ये मेजर 4 जो आपके सिलेबस में मेंशन है अलग से, योर थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल एंड योर गोनाड्स, इन पे हम फोकस करेंगे आज. सो अब जो हम पढ़ने का तरीका है
वुड बी बेस्ड ऑन, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या है उस ग्लैंड का, उसकी पोजीशन कहाँ है आपके बॉडी में। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स एक्चुअली वो सिक्रीट कर रहा है। एंड लास्टली हम बात करेंगे अगर वो हार्मोन सिक्रीशन नॉर्मल या एवरेज लेवल है, उससे कम ज़्यादा एनी सॉर्ट ऑफ नॉर्मैलिटी है, तो उससे क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बॉडी में। ठीक, सो दोज आर द 3 मेजर थिंग्स विच यू हैव टू फोकस ऑन व्हेन एवर यू स्टडिंग एनी टाइप ऑफ ग्लैंड। एंड आपका क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से आएगा। सो योर क्वेश्चंस कुड बी कि डिस्क्राइब what are gonads and differentiate between male gonads and female gonads. Another type of question could be what is the purpose of the thyroid gland and describe the various disorders associated with it. तो आपका question either it would be based on differentiating between two types of glands or between the two parts of glands. अभी हम जब पढ़ेंगे you will see कि हमारे adrenal gland में भी 2 parts होते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में भी 2 पार्ट्स हैं, गोनाड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। सो उनके बीच में डिफ्रेंसिएशन हो गया। एंड ओवरऑल एक पिक्चर देने को भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर पूछा तो यू विल मेंशन एवरीथिंग, यू विल मेंशन द स्ट्रक्चर, यू विल मेंशन द हार्मोन्स एंड यू विल मेंशन द डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट फ्रॉम द पेपर्स आई हैव सीन। पिट्यूटरी ग्लैंड पे लॉन्ग आंसर बहुत आता है, वो अभी हम आई बिलीव इस क्लास में शायद नहीं कवर करेंगे, बट दैट इज़ समथिंग यू शुड बी कवरिंग लॉन्ग आंसर के लिए स्पेसिफिकली। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स थायराइड ग्लैंड पे और एड्रिनल ग्लैंड पे भी काफ़ी देखे हैं मैंने इन योर पेपर्स। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच माइट कम। अभी तक किसी को कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम? वैसे तो अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इतना डिटेल में, बट अभी तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट? अभी हम क्योंकि अब शुरू करने वाले हैं सारे ग्लैंड्स। आई वुड सजेस्ट अगर SLM है या नोट्स है या जो भी आप खोल के बैठे, बिकॉज आई वुड बी टेकिंग दीज नेम्स ऑफ दीज हॉर्मोन्स जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। आई डोंट थिंक वी हैव द टाइम कि मैं सब कुछ डिक्टेट करूँ। सो इफ़ यू हैव दैट प्लीज़ ओपन इट, साथ साथ में पढ़ते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द मोस्ट सिंपलेस्ट ग्लैंड विच इज़ इन योर syllabus, which is the thyroid gland. अब ये thyroid gland जो है आपके throat में present होता है and it's in the shape of a butterfly. So it is narrow in the middle and it has flared ends on either side. So it's like a butterfly or a bow और ये आपके throat में present होता है। अब thyroid gland जो है ये आपके 2 major hormones secrete कर रहा है। पहला is known as thyroid hormones, इसके विद इन 2 और हार्मोन आएंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड थायरोक्सिन या हम इसे T4 भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज ट्रायोडोथायरोनिन, सो इट्स ऑल्सो नोन एज T3, एंड बोथ ऑफ दीज हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक रेट ऑफ योर बॉडी एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फंक्शनिंग। अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कुछ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के साथ मिलकर करता है, बट इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। सो द मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी इज रेगुलेटेड बाय योर थायराइड ग्लैंड। नाउ द सेकेंड क्लास ऑफ हॉर्मोन्स इज नोन एज calcitonin, CALCITONIN. Now this hormone it secretes along with parathyroid hormone. So thyroid and parathyroid दोनों मिलकर कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं आपके ब्लड में, विच डिसाइड्स द लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल्स इन योर ब्लड। ठीक, सो 2 मेजर टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स हैं यहाँ पे। पहले तो थायराइड हॉर्मोन्स ही है, सिंपली पुट T3 एंड T4 हॉर्मोन्स विच इज योर थायरोक्सिन एंड ट्रायोडोथिरोनिन। पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, नॉट वेरी गुड एट इट। एंड उसके अलावा आपका जो इनका काम है विच इज़ मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, प्राइमरी फंक्शन, उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करना। एंड द नेक्स्ट हार्मोन विच वी हैव इज कैल्सिटोनिन, जिसका काम है कैल्शियम लेवल्स डिसाइड करना आपके ब्लड में। सो दैट इज द मेजर फंक्शनिंग ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। अब अगर ये फंक्शनिंग नॉर्मल से कम, ज़्यादा या कुछ इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, उसके बेसिस पे हमने इसमें 3 डिसऑर्डर्स देखे हैं मेजरली।
सो द फर्स्ट टू डिसऑर्डर्स आर ऑन द बेसिस ऑफ कि थायराइड हॉर्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं या थायराइड हॉर्मोन्स कम सिक्रीट हो रहे हैं. सो वेन एवर यू हियर द वर्ड हाइपो, HYPO, हमेशा हम अंडर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. अंडर एक्टिविटी और डिक्रीज लेवल व्हेन कंपेयर टू द एवरेज लेवल ऑफ फंक्शनिंग. तो हम इट वुड ऑलवेज यूज द सफिक्स प्रीफिक्स HYPO. ये और भी जगह आपको और भी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेगा, सो आई एम मेंशनिंग इट स्टार्टिंग में. सो हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ डिसऑर्डर जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड वुड बी प्रोड्यूसिंग योर थायराइड हॉर्मोन्स एट अ लेसर अमाउंट. यहाँ पे अंडर एक्टिविटी होगी. सो योर बोथ T3 एंड T4 हॉर्मोन्स कम क्वांटिटी में सिक्रीट होंगे आपके ब्लड में. अब सिंस आपके थायराइड हॉर्मोन्स का काम है आपका मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करना, अगर ये कम एक्सक्रीट हो रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी नीचे चला जाता है. अब ये मेटाबॉलिक रेट नीचे जाने की वजह से वी सी 3 मेजर सिम्टम्स. फर्स्ट वी सी वेट गेन. सो इट इज these people who might have hypothyroidism will have a slower metabolism, जिसकी वजह से it is easier for them to gain weight and it is harder for them again to lose that weight because वो metabolic rate ही इतना slow है. Secondly, a unique feature of this is cold intolerance, कि उन्हें ठंडी ज़्यादा लगती है, ठंडी कम बर्दाश्त होती है. उसके अलावा another factor is fatigue. Another symptom is fatigue and weakness. This fatigue and weakness वाला symptom is common across most disorders, तो ये हम बार बार इस पे आएंगे. I wouldn't consider this is a distinct feature. इसके distinct features हैं weight gain and cold intolerance. ठीक. अब उसी के opposite spectrum में अगर हम आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा hyperthyroidism. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके T3 and T4 हॉर्मोन्स आप बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस, आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कई ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपका बॉडी में. सो अगेन सिंस मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल कर रहा है थायराइड हॉर्मोन्स, तो अगर जब ज़्यादा थायराइड हॉर्मोन होगा आपके ब्लड लेवल में मेटाबॉलिक रेट वुड इंक्रीज, राइट. अब ये मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से एक्सेस वेट लॉस देखने को मिलेगा आपकी बॉडी में. जितना बॉडी को ज़रूरी है उससे ज़्यादा यूज़अप हो रहा है आपका फैट डिपॉजिट्स इन योर बॉडी. एंड अगेन इट बिकम्स हार्डर टू गेन वेट सिंस मेटाबॉलिक रेट इतना हाई है. इट्स हार्डर फॉर दीज पीपल टू मेंटेन अ हेल्दी लेवल ऑफ रिक्वायर्ड मिनिमल बॉडी वेट. एंड इसके साथ साथ आपको हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा. Increased heart rate and anxiety problems are also observed. And again, fatigue and weakness. It's a common symptom across most disorders. तो इसके distinct symptoms are weight loss, excess weight loss, increased heart rate and anxiety problems, and heat intolerance. जैसे वहाँ पे cold intolerance तो heat intolerance यहाँ पे मतलब है गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होना, ज़्यादा गर्मी लगना. They would like सर्दियों में भी they might not feel as cold as other people might be. So it is also has been linked to increased inflammation in the body. So hypothyroidism and hyperthyroidism are two different aspects. जब under activity होती है तो hypothyroidism, over activity hyperthyroidism. And these also I feel like आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे. These two are common disorders observed in most populations. ठीक है. उसके बाद द थर्ड फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर विल बी स्टडिंग थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड इज गोइटर, GOITER. सो गोइटर इज बेसिकली व्हेन योर थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज्ड. इसे हम स्वेल्ड अप भी बोलते हैं, कई बुक्स में लिखा होगा स्वेलिंग अप ऑफ योर थायराइड ग्लैंड. सो इसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड इट बिकम्स एनलार्ज्ड इन स्ट्रक्चर, इट बिकम्स स्वेल्ड अप इन स्ट्रक्चर. एंड इसका मेजर कॉज भी हमें पता है विच इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी. जब हमारी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं होता है तो गोइटर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो गोइटर इज कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी. एंड ऑफन गोइटर के साथ साथ आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखने को मिलता है. तो जब डायग्नोसिस होगी गोइटर की तो ऑफन हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म आइदर ऑफ दीज टू
फॉर्म्स ऑफ डिसफंक्शनिंग आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद, तो साथ में ही होते हैं. इट इज़ मुश्किल कि आपको सिर्फ गोइटर देखने को मिले बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ योर थायराइड ग्लैंड इज बीइंग चेंज, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके फंक्शनिंग एंड सिक्रीशन पे भी आएगा. ठीक. सो दीज आर द 3 मेजर डिसऑर्डर्स. थायराइड ग्लैंड, अगेन लेट्स गो ओवर. थायराइड ग्लैंड आपके थ्रोट में प्रेजेंट होता है. इट इज बटरफ्लाई इन शेप. सेकेंडली, it produces 2 groups of hormones. You have thyroid hormones T3 and T4. उसके अलावा आपके हैं calcitonin hormone which is focusing on deciding or regulating the calcium levels in your blood. Okay? Then disorders आपने देखे, अगर over activity है तो hyperthyroidism, under activity hypothyroidism, goiter is enlargement of the thyroid gland. ठीक. So these are some basic pointers for all of these. अब हम आते हैं adrenal gland में. Now these adrenal glands are also known as suprarenal glands, suprarenal. अब suprarenal इसलिए हम बोलते हैं because they lie superior to your kidneys. Kidneys decide your renal functioning, which is functioning related to water retention and urinary functioning. ठीक. तो सुप्रा कम्स फ्रॉम द वर्ड सुपीरियर. हमने जब ब्रेन की बात करी थी वी हैड डिस्कस्ड सुपीरियर मीन्स ऑन टॉप ऑफ समथिंग, इन्फीरियर मीन्स ऑन बिलो समथिंग. तो सुप्रारीनल मतलब किडनीज के ऊपर. सो दीज ग्लैंड्स लाई ऑन टॉप ऑफ योर किडनीज. तो ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी यू हैव दिस डी शेप्ड स्मॉल ग्लैंड कॉल्ड द एड्रिनल ग्लैंड. एंड एड्रिनल ग्लैंड का भी स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स. So adrenal gland has an outer covering known as the adrenal cortex and जो उसका internal structure है उसे हम adrenal medulla बोलते हैं. It is similar to how we have named the brain. जो brain का outer covering है उसे हम cerebral cortex बोलते हैं when we were studying the forebrain, and internal parts को हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं. वैसे ही adrenal cortex और adrenal medulla है. Outer part is the adrenal cortex. The inner part is adrenal medulla. So जब हम बात करते हैं adrenal cortex and adrenal medulla की, we discuss 2 different types of functioning. So adrenal cortex जो है आपकी, it's more associated with stress and stress related responses, और जो adrenal medulla है वो fight और flight responses से related है. हमने फाइट और फ्लाइट पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में. सो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हम यू गाइज रिमेंबर वी डिस्कस कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए योर बॉडी हैज़ मोर कैपेसिटी टू डू देम. सो ऑल ऑफ दीज चेंजेस हैपन बिकॉज एड्रिनल मेडुला में कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं. उसकी वजह से दैट पार्ट ऑफ योर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बिकम्स पॉसिबल. ओके. सो लेट्स बिगिन विद एड्रिनल मेडुला ओनली. So adrenal medulla is the inner part and it is related to your fight and flight responses. अब इसमें 2 hormones release होते हैं जो इसके काम में आपके help आएंगे. First one is called adrenaline and the second one is called noradrenaline. Adrenaline को आप हम epinephrine भी बोल सकते हैं और noradrenaline को norepinephrine भी बोला जाता है. So adrenal rush is a very common phrase that we use. We use it when we are doing something thrilling or something adventurous. Basically जहाँ पे आपकी physical activity heightened होती है, आपकी alertness heightened होती है और you are in a situation of emergency. Fight and flight response तब देखे जाते हैं आपके. तो this adrenaline rush is actually a very accurate description of it because your body is experiencing a surge of this adrenal hormone ज़्यादा quantity में run करते हुए आपके blood के through. सो एड्रेनलिन हार्मोन का स्पेसिफिकली काम होता है हार्ट रेट इंक्रीज करना, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना एंड ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना. दीज 4 थिंग्स इट फोकसेस ऑन एंड इट इंक्रीजेज देम. इट इज़ बेसिकली आपके बॉडी को रेडी करना उस फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के लिए. अब नॉर एड्रेनलिन इज हेल्पिंग एड्रेनलिन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स अलॉन्ग विथ 2 other functions. Constriction of blood vessels
and secondly dilating the pupils of your eye. So all of these things now you'll see, ये सब आपको emergency या फिर किसी physically exerting task के लिए ready कर रहे हैं. They're making you ready for that fight or flight situation. So that is your adrenal medulla. ये आपका activate हो रहा है fight or flight situation में. It's secreting 2 types of hormones which are affecting your autonomic nervous system for fight or flight response. अब जब adrenal cortex की हम बात करते हैं, यहाँ पे दो hormones हैं but इनके functions अलग हैं. First hormone is called the cortisol which is your stress hormone. ठीक? So cortisol is basically your stress hormone जिसके functions होते हैं आपके blood sugar level को regulate करना, inflammation reduce करना आपकी body में, and basically stress के लिए cope करने के लिए ready करना. It is readying your body to be under stress for a longer period of time. ठीक? अब स्ट्रेस और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या अंतर होगा, इसको एक बार देखते हैं. तो इट माइट साउंड सिमिलर कि स्ट्रेस में भी एक तरीके से योर बॉडी इज गेटिंग रेडी फॉर मोर फिजिकली और मेंटली एक्सर्टिंग टास्क और टू प्लान फॉर समथिंग दैट माइट बी मोर फिजिकली और मेंटली एक्सर्टिंग. बट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी तो वही कर रहा है ना. इट इज़ ऑल्सो मेकिंग यू रेडी फॉर दैट physically or mentally exerting task. The difference lies in the type of situation and the duration of the situation. तो जब fight or flight response की बात करते हैं, we are always talking about a specific situation and a something which is lasting for a shorter period of time. जब stress की बात करते हैं, the type of situation can be varied and it can has various factors. एक specific situation की हम बात नहीं कर रहे. Plus it can be of a longer duration. It can last for hours. It can last for days, or it can even last for weeks, depending on the type of factor which might be causing stress to you. So cortisol production is related to a longer, more sustained effort by your body to deal with stress. जब flight or flight की बात करते हैं तो it's more of a shorter duration, specific task के situation से related. Okay? So that is a distinction between, अगर आपको confusion हो कि cortisol और adrenaline, non-adrenaline कब release होगा, तो that is the distinction. अब adrenal cortex cortisol के साथ साथ एक और hormone release करता है which is known as aldosterone, ALDOSTERONE. Now aldosterone is focused on regulating your blood pressure and your blood volume by helping the kidneys function or by controlling the kidney ka function. So it is not acting on your blood, it is going to your kidneys. It is being transported from the adrenal cortex to your kidneys, and kidneys में जाके it is being decided कि आपका blood volume and आपका blood pressure पे क्या असर होगा आपके kidney के functioning का. ठीक? So it is interacting with your kidneys. It also has a small role to play with sex hormones. But that is like a secondary function. First जो primary function है, it's related to making your kidney functions in a way जो आपके blood pressure plus blood volume को regulate करे. So that is your aldosterone. अब हम जब disorders की बात करेंगे for specifically adrenal glands, तो हम अभी तक adrenal medulla में in humans there haven't been any disorders recognized. adrenal medulla में abnormal functioning observe नहीं करी गई है humans में, but we have observed disorders in the adrenal cortex specifically आपके cortisol के functioning पे. तो जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है बहुत लंबे टाइम पीरियड्स के लिए consistently, so your cortisol production gets very excessive in your body. There is a buildup of cortisol, and that eventually leads to a syndrome called as Cushing's syndrome. CUSHINGS, Cushing's syndrome. So Cushing's syndrome is caused by excessive cortisol production in your body. So when a person is under chronic stress का इस्तेमाल करेंगे हम the phrase, when the body is under chronic stress, Cushing's syndrome can develop.
इसके सिम्टम्स होते हैं वेट गेन इन द फेशियल एंड एब्डोमेन रीजन. सो योर फेस एंड योर मिड सेक्शन ऑफ द बॉडी अराउंड योर स्टमक एंड एब्डोमेन, it gains a lot of weight. एंड इसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इन्हीं दो एरियाज में आपको वेट गेन फोकस दिखेगा. It would not be a global weight gain around your body. The fat tissue would develop around your face and abdomen region disproportionately. उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हाई ब्लड प्रेशर, मूड स्विंग्स, fatigue and muscle weakness. Now this disorder is a bit hard to diagnose. It often goes undiagnosed, specifically since stress related incidence of diseases has been on the rise for a while now. तो कुशिंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द वेट गेन वाला symptom which is specific to your face and abdomen, all the other symptoms are very general and they are also present in different disorders. जैसे fatigue और muscle weakness, ये हमने अभी जब थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी. And high blood pressure and mood swings are also related to hypertension, and mood swings are also related to mood disorders, which would be your anxiety and depression. So it is a bit of a harder disorder to diagnose. इतने आसानी से इसकी diagnosis नहीं मिलती है, but it is caused by excessive cortisol production in your body when you experience chronic stress. Okay? Now इसी के दूसरे end पे जब आते हैं हमें दिखता है एडिसन्स डिसीज, ADDISON, Addison's disease. Now what happens in Addison's disease is कि आपका cortisol level and your aldosterone level both are insufficient. मतलब आपका adrenal cortex under function कर रहा है. It is not secreting both of these hormones required for optimal functioning. उससे कम produce हो रहा है. So since कमी है बॉडी में दोनों हार्मोन्स की, there would be certain symptoms which would be observed. First, we would observe weight loss. Secondly, low blood pressure. Third, skin pigmentation or skin darkening. Pigmentation would be the more biologically accurate word here. And lastly, and which is a very distinct characteristic of this disorder, is craving for salty foods. So since aldosterone production is being affected, so it is affecting your kidneys function, which are to absorb nutrients from water, which are to process water, which are to regulate आपके blood volume और blood levels, blood volume as well as blood pressure कैसा है आपके body में. And for that, salt absorption is a very, very important aspect. Since that is being affected, the craving for salty food to increase the salt content in your blood happens. इसकी वजह से this is a very distinct function when there is aldosterone का कमी in your body. And again, fatigue and muscle weakness are also observed here. Fatigue तो आपका मोस्टली हर डिसऑर्डर में ही देखने को मिलेगा. तो दैट इज इट फॉर योर एड्रिनल ग्लैंड्स. हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड दो होते हैं नंबर. दे आर ऑन टॉप ऑफ ईच ऑफ योर किडनीज. दे आर डी शेप्ड. दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल लिवर शेप्ड इफ यू लुक एट इट इन योर डायग्राम्स. ठीक है, दे आर डी शेप्ड स्मॉल ऑर्गन, स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ योर किडनीज. अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है. बाहर आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स देखने को मिलेगी, अंदर एड्रिनल मेड्यूला देखने को मिलेगी. एंड आपका जो बाहर एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इट वुड बी प्रोड्यूसिंग कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन. एंड जो आपका अंदर एड्रिनल मेड्यूला है, दैट वुड बी प्रोड्यूसिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन. एंड वी सॉ अभी तक हमें एड्रिनल मेड्यूला में वी हैवंट ऑब्जर्व्ड एनी सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, बट एड्रिनल कॉर्टेक्स में होते हैं दो टाइप के. फर्स्ट इज कुशिंग सिंड्रोम जो हो रहा है एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन की वजह से. फिर है एडिसन्स डिसीज विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अंडर एक्टिविटी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन दोनों कम होंगे. ठीक, सिंपल इनफ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू gonads. I think that would be the last gland that we will be doing for today.
आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बचेगा, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ वी हैव टू सिस्टम्स एज वेल, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इज समथिंग विच इज इफेक्टिंग अदर ग्लैंड्स एज वेल. ठीक है, तो जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो वील डिस्कस it has this thing called cascading hormones, which are hormones which are basically forming a chain of reactions across different glands. तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो बाकी ग्लैंड्स पे जाके उन्हें बताते हैं उन्हें क्या करना है. दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. इट्स अ मोर आई वुड से कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक टू टेक अप. वो आधा घंटा उसमें अलग से लगेगा, रिविजन क्लास में करवाऊंगी मैं. गोनाड्स आज कर लेते हैं. So, gonads are basically the primary reproductive organs in humans. So, you will have ovaries in your in females, and you will have testes in males. Now, gonads are one of the glands यहाँ पे जो organo gland दोनों होते हैं. तो some of your glands are simply glands, thyroid gland पड़ा, adrenal gland पड़ा, but some of your glands are also organs. तो gonads are one of them, and pancreas is also an organ which is also a gland. So gland का simply जो हमने definition देखी है अपने endocrine glands में is whenever a group of tissues is excreting hormones directly into the bloodstream, it is known as endocrine gland. So whatever organ fits that description is also considered a gland. ठीक, तो gonads are organs as well as glands. Now लेट्स सी कि ओवरीज एंड टेस्टिस अपने कौन से रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर सम ऑफ द डिसऑर्डर्स विच आर लिंक्ड टू दिस. सो लेट्स बिगिन विद ओवरीज. सो ओवरीज में मेजरली दो हॉर्मोन्स आपको देखने को मिलेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. Now, the secondary sexual characteristics in females are development of breast tissue, body fat distribution, and development of body hair in the armpit and the nether regions. So, all of these secondary sexual characteristics are associated with the production of estrogen in your ovaries. जब हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं, which is the second hormone, it is concerned with making the lining of your uterus ready for fertilization. That fertilization is the process when the sperm basically fertilizes the ova present in your uterus, and the pregnancy cycle begins from conception. So उसके लिए ready करना आपकी uterine lining को प्रोजेस्टेरॉन का major function होता है. So we have estrogen जो secondary sexual characteristics आपके regulate कर रहा है. Then you have your progesterone which is regulating the body's ability, the female body's ability to reproduce by regulating fertilization in your uterus. उसके बाद हम आते हैं मेल गोनाड ऑर्गन्स में और मेल गोनाडल ग्लैंड में, which is testis. Now testis is producing one major hormone here which is known as testosterone. So testosterone here is doing both the tasks जो estrogen and progesterone कर रहे थे. It is expressing secondary sexual characteristics, and it is also producing the sperm which is needed for fertilization. So secondary sexual characteristics in males would be deepening of voice, would be development of body hair in the armpit and groin region, and lastly development of facial hair. So all of these characteristics would be associated with testosterone production, and along with that it is also producing sperm. So that is the two major functions of testosterone. So now we saw कि ठीक है females gonads पे दो hormones है, male gonads पे एक hormone है. Now let's also look at some disorders which might be associated with both of these gonads. So firstly let's begin with the female gonad specific disorder, which is PCOD. So you have polycystic ovary disorder. Now what happens in PCOD from a structural point of view is the ovaries are enlarged or they are swollen up, and unme you will find small fluid filled pockets known as cysts.
सो द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सिस्ट अक्रॉस द ओवरी की लाइनिंग जो है आपका टिश्यू है एंड एनलार्जमेंट ऑफ दोज टिश्यू is known as PCOD. PCOD is characterized by different symptoms as well. And one thing to mention whenever you talk about PCOD, जब भी गोनाड्स के बारे में बात करेंगे, all of these symptoms are very variable from person to person. This is just a group of symptoms we are studying. It is expressed differently in different people. That is why it's also very difficult to diagnose PCOD effectively. ठीक, तो सिम्टम्स जो होते हैं आर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल एक्ने इन द लोअर जॉ एंड नेक रीजन, देन एक्सेस हेयर ग्रोथ विच इज ऑल्सो नोन एज हिर्सुटिज्म, HIRSUTISM, and this excess hair growth is mostly associated with the facial region and the chest region, and the last symptom could be infertility. So that is PCOD. Apart from that, another condition is observed which is known as hypogonadism. So HYPO वाला hypo. सिंस हाइपो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मतलब भी होगा कि देर इज़ अंडर एक्टिविटी और देर इज़ अ डिक्रीज. सो वेन एवर हाइपोगोनाडिज्म की जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स. नाउ दिस इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू वन सॉर्ट ऑफ आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. PCOD is specific to ovaries, but hypogonadism can be observed in both males and females. And यहाँ पे जो मेजर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इज दैट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो एक्सप्रेशन है वो डैम्पन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है. So this is I believe all that is for gonads, at least according to your syllabus. Now जब हम gonads की बात करते हैं we also should know कि even though ovaries के major दो hormones आपके estrogen and progesterone है, they also excrete some levels of androgens which are your male sex hormones. So some level of testosterone is also being released by your ovaries. So PCOD, when we talk about, the balance between these two types of hormones often gets how do I say, often gets disproportionate. जितना आपका normal functioning होना चाहिए उससे ऊपर नीचे रहता है. And same with जब male gonadal hormones की बात करते हैं, there also you observe some amount of female sex hormones there as well. But जो major hormone होता है वो testosterone रहेगा testis में, एंड ओवरीज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ही रहेगा. ठीक है, बट जस्ट सो यू नो, ऐसा नहीं है कि ओवरीज सिर्फ यही दोनों हार्मोन्स एक्सक्रीट करें. दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स एंड रिस्पेक्टिवली फॉर योर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. इसी के साथ हमारा आज का आई थिंक लेक्चर आई विल रैप इट अप. एंड नेक्स्ट क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड करेंगे, वो आपकी ऑनलाइन ही होगी. आई बिलीव कल शायद नहीं हो रही अब आपकी बायोसाइक का रिविजन, आपका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा. एंड वॉट एवर इट इज़ यू विल बी इन्फॉर्म लाइकवाइज. आपके नोट्स अपलोड हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, डिड यू गाइज रिसीव इट? एंड बुक्स भी थे उसके साथ, अटेंडेंस स्लिप्स. डिफरेंस बता सकते हैं इन दोनों में? 4D मेजरली क्या बच्चे मुझे खुद अभी करना पड़ेगा एक बार. लाइक आई
I get confused between the two. That is a me ये problem. पीसीओडी का जो मैंने जो पढ़ा था अपने हिसाब से उसको क्योर करने का ये है कि हेल्दी डाइट फॉलो करो और थोड़ा There is फिजिकल no एक्टिविटी। cure. You can only modulate it. Lifestyle changes से. लेकिन डिफरेंस एक बार मैं बता दूँ। I'll cover it up in the revision, ठीक है? I actually the thing is with me specifically, I get confused जब similar चीज़ें होती हैं. I don't want to tell you and then it be like कि मैंने गलत बता दिया है, ठीक है? हाँ जी बच्चे. छोटी सी चीज़ पूछ रही थी, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, इसका हमें क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स में। हाँ तो ये जो मिनरलोसाइड ग्लूकोसाइड्स और फिनाइलोसाइड्स हैं, मैंने कवर किए हैं खुद से, बट हाँ. इस क्लास में नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर आते हैं ये तो बहुत आपका एक तो SLM is so बहुत मिक्सड अप और बहुत कंफ्यूज। नहीं confused. I think आपके SLM में जो मुझे मेजर प्रॉब्लम दिखी है, which I will also report to the department, इसकी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डिटेल दी है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं दी है. आई डोंट थिंक दिस इज एज इम्पॉर्टेंट आपका, ठीक है. दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट स्ट्रक्चर ओनली, बट इस स्ट्रक्चर के और डिटेल में चला गया है, ठीक है. हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स मोटा मोटा ऊपर ऊपर पढ़ा था. देखो हमने एड्रेस्ट्रॉन एंड कोर्टिसोल करा है, एंड एड्रेनल मेडुला जो है इसमें एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन. सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी देयर आर डिफरेंट लेयर्स. जैसे हमने ब्रेन में मेनिंजेस पढ़ते हैं ना, तो एक तो हम मेनिंजेस बोले तो सब कुछ आ जाएगा उसमें. मेनिंजेस के भी जब अंदर जाते हैं तो अलग अलग लेयर होती है, ठीक. तो इट्स जस्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स में दे हैव गॉन इनटू मोर डिटेल कि हमारे 3 लेयर और होती है. तो यू विल हैव योर एड्रेनल कॉर्टेक्स जिसमें 3 लेयर है, ठीक. एंड सबसे अंदर आपका एड्रेनल मेडुला होगा. तो आई हैव नॉट डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज लेयर्स अलग अलग से. आई हैव जस्ट डिस्कस्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स एज अ होल क्या हार्मोन्स रिलीज करता है. इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस. कोई हाँ कोई इट्स नॉट कि एक्स्ट्रा लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट इज गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर. आप जब ना बात करेंगे ना उसकी इसकी एक और चीज़ डिस्कस कीजिएगा ना कि बहुत सारी जो टॉपिक्स है, जैसे अगर आप सिर्फ ब्रीफ दे रहे हो तो आप रिपीट मत करो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी, एक ही सेंटेंस को ना बहुत बार रिपीट किया, मतलब ऊपर भी सेम लिखा है, फिर नीचे भी सेम लिखा है, बीच में सेम अच्छा इसलिए मैं हाँ बहुत ज़्यादा मतलब अगर हाँ नहीं आई गेट इट. यू स्टडीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. कैसे एक था क्वेश्चन यहाँ पर ना फंक्शन वाला, जैसे यहाँ पे था ये वाला, यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल की बात की होगी. इस रैम्बियन नॉड है ना, यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड, फिर यहाँ पे भी सेम वही चीज़ दिखी है. मतलब 3 पैराग्राफ है, तीनों में एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड का मतलब टॉपिक उठा रखा है. हाँ आई गेट इट. मस्ट बी वेरी. और जैसे ये वाला है कि ये है फैक्टर अफेक्टिंग जनरेशन प्रोपगेशन है, और ये अब अगले में ये दे दिया. एक वन लास्ट थिंग, आप लोग का 1 बजे से जी होगा. आई होप अब तक तो आपको समझ में आ गया, हर बार 1 बजे होता है. तो गो टू योर रिस्पेक्टिव रूम्स जहाँ जहाँ आपका होता है. हाँ जी फैक्टर अफेक्टिंग प्रोपगेशन, जैसे इन्होंने यहाँ पे मिलेशन और ये इसमें टेम्परेचर और ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बात की है. फिर यही चीज़ है ना, जैसे मेन टॉपिक ये है, जैसे यहाँ पे किया टेम्परेचर, कंसनट्रेशन और ऑक्सीजन सप्लाई किया. मतलब जो मेन टॉपिक है वो तो एक इसका दिया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है जैसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेप, ये मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि जैसे अगर आंसर लिख रहे हैं तो कैसे लिखें. ठीक है. आई विल डिस्कस ऑल ऑफ. ठीक है. द थिंग इज आई हैव सीन योर SLM, बट मतलब मैं तो SLM से नहीं पढ़ती हूँ, तो ऐसे बार बार इतना डिटेल में नहीं देखा है मैंने. देखी थी बिफोर द रिविजन आई विल गो थ्रू योर SLM ऑल्सो, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यू विल फर्स्ट रेफर टू द SLM देन टू द बुक्स. तो उस हिसाब से आई. सर आपका क्लास है. हेलो. No, it's all right, it's all right. You take your time if you want. नहीं क्लास तो हो गया. Yeah, what to do with this mic? बोल सकते हैं आपको. No, this one. यहीं रहेगा. हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही थी. आई थिंक वो बीच में सर आके छोड़ देंगे. आई डोंट थिंक यू नीड टू यूज द माइक. तो उसको बंद कर दें. नीचे होगा. तो बंद कैसे करें? It will be here. नहीं कैच अप करेगा. जॉनरा फिक्शन पीपल एक बार हाथ मारो. बस. दोनों में होगा बेटा. दोनों में होगा. जॉनरा फिक्शन वाला कौन कौन है यहाँ पे? वैसे मेरा हिंदी मीडियम है, मतलब सिलेक्ट हिंदी. इधर आके बैठ जाओ सर. तो आपका आई है तो आई डोंट थिंक हिंदी में हो पाएगा, बिकॉज क्वेश्चन इंग्लिश में ही बनते हैं. बट आपका जो रिटन पेपर होगा वो आप हिंदी में, आपके दोनों क्वेश्चन जो होंगे दोनों फॉर्मेट में करेंगे. हाँ तो आपका जो रिटन वाला पेपर होगा ना रेगुलर जो होता है, वो आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बुक भी देखना. मैम एक बात बताओ, ये अभी कोई लेने आएगा इसमें?
क्या लेने आएंगे? ये रिकॉर्डिंग हो रही थी अब बंद हो गई है? सर, बंद करेंगे आके, अभी हो जाएगी बंद। अभी चल ही रही है आई थिंक। मैं सर को भेज दूंगी, प्रॉब्लम टीचर्स रूम में ही होंगे। ठीक है। Yes, all the people at the back. आप में से जॉनर फिक्शन वाला कौन है? तो आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है? आपको आप में से कोई जॉनर फिक्शन का स्टूडेंट है हाँ ठीक है। तो आगे आ जाओ, अगर नहीं हो तो प्लीज क्लास से बाहर चले जाओ। एंड